हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हमने टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड। अब थर्ड टाइप का जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कोवलेंट के टाइप में भी ले लेते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है, इसको 1921 में परकिन साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिफरेंट नेम से भी इसको जाना जाता है, जैसे डेटिव बॉन्ड, सेमीपोलर बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड एंड कोआयनिक बॉन्ड। ये भी इसी के ही नेम्स हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? परकिन ने कहा कि ऐसा बॉन्ड जिसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम से आ रहे हैं और दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को केवल शेयर कर रहा है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में हमने डिस्कस किया था कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जो बॉन्डेड एटम है वो एक एक या दो दो बॉन्ड जितने भी वो म्यूचुअली शेयर कर सकते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो शेयर करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा एटम उनको केवल शेयर करेगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उसको हम बोलते हैं डोनर, और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को केवल एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। इसलिए इसको हम डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एक एरो से इसको हम दिखाते हैं, और ये जो एरो है ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ दिखाया जाता है, ठीक है। और एक बार अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो आप फिर कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड की ही तरह ही होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है, दिस इज अमोनिया NH3। अमोनिया ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये H+ के साथ बॉन्ड बना रहा है क्योंकि H+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा और इसमें बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह से ओजोन, दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन के एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करता है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है और बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह से NH3 और BF3 में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। इसमें जो BF3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें भी सल्फर जो है इन 2 ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन केवल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक एटम केवल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा एटम उनको केवल शेयर करेगा, तो इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर्स। एक बार जब बॉन्ड बन जाता है तो उसको बताने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं बॉन्ड के। तो सबसे पहला पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाइज ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, ठीक है। मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में जब बॉन्ड बना हुआ है तो उन 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जैसे यहाँ पे एटम A और एटम B के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो एटम A के न्यूक्लियस के सेंटर से एटम B के न्यूक्लियस के सेंटर की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कोवलेंट रेडियस ऑफ A और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कोवलेंट रेडियस ऑफ B। तो बॉन्ड लेंथ R किसके बराबर हो जाएगा? इट इज इक्वल टू RA प्लस RB, ठीक है। स्मॉल RA स्मॉल RB क्या है? कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम A एंड एटम B। बॉन्ड लेंथ को हम जनरली एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर में इसको यूनिट्स हम मेजर करते हैं। इसके जो यूनिट्स हैं एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर। तो एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, इसके बराबर होता है। एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर।
जनरल जो यूनिट्स यूज होते हैं वो जनरली एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर यूज होते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीपल होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो मल्टीप्लिसिटी जैसे जैसे बॉन्ड की बढ़ेगी उसी तरह से उस बॉन्ड की लेंथ भी डिक्रीज होती है। देयर इज डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ विद इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। फॉर एग्जांपल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी और बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर। विद इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी देयर इज डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। तो इस तरफ बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ द एटम। जो बॉन्डेड एटम है, जिन एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, उनके साइज के ऊपर भी बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम देयर इज इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। बॉन्डेड एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो हमने बॉन्ड बताया एटम के बीच में, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, ये एक ही ग्रुप के हैं। कार्बन से हम नीचे आएंगे ग्रुप में तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। तो जर्मेनियम का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है, तो जर्मेनियम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है ये आ जाएगी 244 पिकोमीटर। सिलिकॉन का साइज जर्मेनियम से छोटा है, तो सिलिकॉन के बीच की सिंगल बॉन्ड लेंथ बन जाएगी 234 पिकोमीटर, इतनी आती है। और कार्बन का साइज सिलिकॉन से भी छोटा है, तो कार्बन के बीच की सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी रहेगी? 154 पिकोमीटर। तो विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ बॉन्डेड एटम देयर इज इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। ओके, सेकेंड पैरामीटर हमारे पास बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बॉन्ड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स विच कंटेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होगा, उस सेंट्रल एटम के अराउंड जिन ऑर्बिटल्स के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर हम जिनको बोलते हैं, वो जिन ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे, उन ऑर्बिटल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जांपल, हमने लिया हुआ है मीथेन। मीथेन में सेंट्रल एटम है कार्बन, तो कार्बन के अराउंड जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस, ऑर्बिटल शेयर्ड पेयर जिन ऑर्बिटल्स के अंदर हैं, और शेयर्ड पेयर हमें क्या बताते हैं? बॉन्ड को बताते हैं। तो इसलिए हम बॉन्ड के बीच के एंगल को लेते हैं। तो CHC का जो बॉन्ड एंगल है मीथेन में, ये है 109.5 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया में HNC, यहाँ पे HCH का लिया था हमने। ठीक है, HCH का बॉन्ड एंगल, और यहाँ पे HNH का जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 107.5 डिग्री। और नेक्स्ट है वाटर। वाटर में HOH का जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 104.5 डिग्री। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल के बाद हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब है जब एटम बॉन्डेड स्टेट में होंगे तो उनकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू इन फ्री स्टेट। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो जितनी एनर्जी बॉन्ड बनाने में यूज होती है, बॉन्ड बनाने में निकलती है जितनी एनर्जी, उतनी ही एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हम डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो 1 मोल पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को जो गैसियस स्टेट में है उनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है 435.5 किलोजूल मोल इनवर्स 1 या किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के यूनिट्स हैं। क्लोरीन के बीच के एंगल को तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ रही है 242.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है 498 किलोजूल पर मोल। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है 946 किलोजूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम।
जो बॉन्डेड एटम है उनका साइज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने का मतलब है वो बॉन्ड वीक है, और बॉन्ड लेंथ अगर छोटी है तो वो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो उसको तोड़ना इजी रहेगा। तो हम बोल सकते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। जैसे हमने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है 435.5 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन का साइज बड़ा है तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बड़ी होगी, मतलब बॉन्ड वीक होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी 242.5 किलो जूल पर मोल। दूसरा फैक्टर है बॉन्ड लेंथ, वही बात आ गई, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने का मतलब है कि बॉन्ड वीक हो गया, और बॉन्ड वीक होगा तो वो इजिली ब्रेक करेगा, उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्डेड एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, जितना उनका नंबर होगा उसी नंबर को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर अगेन क्या हो गया 3। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, इसका मतलब है मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं बिटवीन टू एटम्स, टू बॉन्डेड एटम्स। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।